जो शरद पवार कभी पीएम मोदी की तारीफ के पुल बांध देते हैं, वही शरद पवार उसी पीएम मोदी को घातक बताने से नहीं चूकते हैं। जो शरद पवार देवेंद्र फडणवीस को चमत्कारिक व्यक्तित्व बताते हैं, वही शरद पवार उसे असभ्य बताने से भी नहीं चूकते हैं। जो शरद पवार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा विकल्प बताते हैं, वही शरद पवार अचानक से राहुल गांधी पर हमला करने लगते हैं। जिस शरद पवार ने सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस में दो फाड़ कर दिया और उसे प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया, वही शरद पवार अचानक से सोनिया गांधी के परिवार के रक्षा कवच बन गए। जो शरद पवार उद्धव ठाकरे की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, वही शरद पवार अचानक से उन पर हमला करने लग जाते। तो यह है शरद पवार की राजनीति का एक ऐसा मॉडल जिसने नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली तक और महाराष्ट्र की राजनीति में सबको दंग कर दिया है। और उन्होंने अब एक ऐसी सियासी चाल चली है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है और 2024 इसके निशाने पर है। अगर आप इस राजनीति को समझने से चूक गए तो यकीन मानिए 2024 की राजनीति को समझने से एक बहुत बड़ी भूल करेंगे और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं भारत के दो छोर, एक पूर्वी छोर और एक पश्चिमी छोर, दोनों छोर पर स्थित दो राज्यों की राजनीति के बारे में आपको बताने वाला हूं और दोनों का गहरा संबंध है। सबसे पहले आपको मैं एक खबर दिखाता हूं और ये जो खबर दिखा रहा हूं ना, इसका 2024 के चुनाव से गहरा संबंध है, ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। आप ये रिपोर्ट देखिए। शरद पवार पार्टी डिक्लेयर्स सपोर्ट टू नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो। नागालैंड में चुनाव हुआ, ये तो हम सब ने जाना और उसके नतीजे क्या रहे ये भी मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब आप इस खबर को देखिए। बोइंग टू द विशेस ऑफ इट्स इलेक्टेड लेजिस्लेचर, शरद पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑन वेडनेसडे announced support to Nagaland Chief Minister Nephyu Rio but stopped short of saying whether it would be part of the government। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति या नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव होते हैं उसमें लोगों का ध्यान कम जाता है, लेकिन इस बार तो लोगों का ध्यान बढ़ा गया क्योंकि पीएम ने जो लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाई है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो पॉलिसी अपनाई है, उससे लोगों का ध्यान अब जाता है। और नागालैंड में जो कुछ हो रहा है, आप कल्पना कीजिए, कभी आप सोच सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़े उलटफेर का संकेत दे रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, जो नागालैंड में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें एनसीपी ने, जो शरद पवार की पार्टी है, 7 सीटें जीती और शरद पवार की पार्टी चाहती तो विपक्ष में बैठ सकती थी क्योंकि यहां भाजपा और एनडीपीपी की सरकार बहुमत के साथ सरकार बनाया है इसने। जो नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री बने हैं उनके पास बहुमत है, लेकिन शरद पवार ने एक चाल चली और जो एनडीपीपी है और भाजपा की सरकार के समर्थन से जो सरकार चल रही है उसके साथ खड़ी हो गई, उसे समर्थन देने का फैसला किया। और मजे की बात देखिए, राजनीति कितनी विचित्र होती है, किस तरह का रूप लेती है, यह आपको मैं बता रहा हूं। शरद पवार जिस दिन नागालैंड में एनडीपीपी और भाजपा की सरकार के समर्थन का निर्णय ले रहे थे, उसी दिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। आप ये देख लीजिए। लेकिन शरद पवार ने उस बैठक में यह खुलासा नहीं किया कि उनकी पार्टी नागालैंड में क्या करने जा रही है। आप समझ रहे हैं। अब आप यह समझिए कि शरद पवार के इस कदम ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का गठबंधन है, पहले तो सरकार थी, उसके प्रति उनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उसी के लिए काम करेगी या उसी के प्रति समर्पित है।
जिस तरह से महाराष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सरकार बनाने का और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का प्लान बनाया गया, उसका कोई भी महत्व नहीं है। वो कभी भी बदल सकता है, ये शरद पवार ने साफ कर दिया। अब शरद पवार ने जो निर्णय लिया है, आप समझिए ये कितना बड़ा है, क्योंकि 2024 में मोदी के खिलाफ जो विपक्ष महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको करारा झटका लगा है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि हमने कई सारे गठबंधन देखे और बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोग गायब हैं। जैसे 8 पार्टियों के 9 नेताओं ने चिट्ठी लिखी, तो उसमें कांग्रेस है ही नहीं है। और ये भी देखिए कि नीतीश कुमार भी नहीं है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए। तो बहुत अभी केसीआर की बेटी के साथ पूछताछ हो रही है, तो वो कांग्रेस पे इल्जाम लगा रही है। लेकिन ये मामला तो एकदम विचित्र है, क्योंकि शरद पवार ने जिस प्रकार की राजनीति की है, उससे साफ हो गया कि विपक्ष के महागठबंधन का क्या हाल होने वाला है। और इससे यह भी साफ हो गया है कि जो पंडित कहते हैं ना कि शरद पवार पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये वो दिख रहा है। और उद्धव ठाकरे को पहले यह विश्वास नहीं था, वो जानते तो थे, लेकिन कभी उन्होंने आज तक विश्वास नहीं किया। अब शायद मुझे लगता है कि विश्वास करने लगे, क्योंकि आज जिस तरीके से शरद पवार नागालैंड में भाजपा के साथ खड़ी हो गई है और महाराष्ट्र में भाजपा के विरोध में शिवसेना और कांग्रेस के साथ है, ये तो डबल गेम है ना। ये तो उसी प्रकार की स्थिति है जो त्रिपुरा और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस कर रही है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि भाजपा ने समर्थन नहीं मांगा है यहां या वहां पर एनडीपीपी की सरकार ने समर्थन नहीं मांगा। खुद शरद पवार ने ये डबल गेम खेला है। और ये डबल गेम कैसा है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये वैसा ही है जब 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ और उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने के लिए भेज दिया। कह दिया कि जाओ तुम लोग दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लो, और खुद शिवसेना और कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। बाद में आप सोचिए कितने साल के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इसका खुलासा किया। और जब खुलासा किया तो पहले तो उन्होंने असभ्य आदमी कहा, और उसके बाद फिर ये तर्क देने लगे कि अगर उस समय ये सरकार नहीं बनी होती तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं हटता। समझ रहे हैं ना। अब शरद पवार से ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि आज नागालैंड में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई, क्यों आप विपक्ष में नहीं बैठना चाहते, क्यों आप वहां पर भाजपा द्वारा समर्थित सरकार का समर्थन करना चाहते हैं। ये सवाल पूछना आज जरूरी है। शरद पवार की राजनीति का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने सत्ता पाने के लिए अगर किसी की राजनीति खत्म करनी हो तो उस पर भी बाज नहीं आते हैं। अब देखिए ना, शिवसेना की राजनीति को खत्म करने के लिए उद्धव ठाकरे को, जो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनवा दिया। ये तो मैंने आपको रिपोर्ट में कई बार दिखाया है कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें बनाया गया। और जब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी, बहुत सारे विधायकों सांसदों को लेकर दूर चले गए, शिवसेना पर कब्जा कर लिया, तो शरद पवार ने क्या सलाह दी, ये भी बड़ा विचित्र है ना। आप दोस्त है ना उसके, और सलाह ये दी कि एकनाथ शिंदे को जो तीर धनुष मिला है चुनाव चिन्ह, वो छोड़ दे, उसके लिए उस पर ज्यादा वो सब मत करें और अपने लिए कोई दूसरा चुनाव चिन्ह तलाश लें। अब आप सोचिए, क्या कोई मित्र ऐसी सलाह दे सकता है, ऐसा सोच भी सकता है क्या। और शरद पवार ने किस तरीके से उद्धव ठाकरे के लिए जाल बुना, इसका अंदाजा अजीत पवार, जो उनके भतीजे हैं, उनके उस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को पहले ही चेता दिया था कि आपकी पार्टी के भीतर विद्रोह, बगावत की बू आ रही है, बगावत पनप रहा है। अब आप सोचिए कितना बड़ा बयान है।
कि शिवसेना की पार्टी के अंदर के हालात कैसे हैं, यह उद्धव ठाकरे को नहीं पता है, यह संजय राउत को भी नहीं पता है, लेकिन शरद पवार को पता है। कितनी बड़ी परिस्थिति है आप इसका अंदाजा लगाइए। जो संजय राउत इन्हें भीष्म पितामह बता रहे थे, संजय राउत ने बताया था, आपको दिखाया मैंने, उसको भी उन्होंने चौपट कर दिया। और एक ऐसे व्यक्ति को जो बिना किसी सूझबूझ के काम करता है, सिर्फ बड़बोलेपन में उल्टी सीधे बयान देता है, उसके कंधे पर बंदूक लगाकर शिवसेना को निशाना बनाया। ये मैंने आपको बताया है। और तभी शिवसेना छोड़कर जाने वाले दोस्तों रामदास कदम, उन्होंने कहा था कि शरद पवार धीरे धीरे शिवसेना को खत्म करके बाला साहेब ठाकरे से बदला ले रहे हैं। जो गुत्थी मैं बहुत पहले से खोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो लड़ी सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो आपको हर कदम पर दिखेगा। और इसीलिए मैं शरद पवार से जुड़ी खबरों को बड़ी गंभीरता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आज नागालैंड में शरद पवार ने जो खेल खेला है, उससे उनके जो दोनों सहयोगी हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या महाराष्ट्र कांग्रेस हो, दोनों को एहसास हो गया होगा कि शरद पवार सहूलियत के हिसाब से विचारधारा को अपनाते हैं। कहीं वो सेक्युलर बन जाते हैं, कहीं वो सांप्रदायिक बन जाते हैं। वो सिर्फ अपनी उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। वो जो सहूलियत होती है ना, उसी के हिसाब से चीज़ों को वो चुनते हैं। और इसीलिए जो उनके साथी हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें गंवानी पड़ती हैं। उनकी पूरी की पूरी राजनीति दांव पर लग जाती है। और एक बात जब मैं ये कह रहा हूं ना, तो अभी हाल ही में कुछ नतीजे आए हैं। ये आपने देखा होगा दोस्तों, महाराष्ट्र में 2 सीटों के लिए विधानसभा का उपचुनाव हुआ, एक में कांग्रेस और एक में भाजपा की जीत हुई। अब जो ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, वो कांग्रेस की जीत को बहुत बड़ी जीत बता रहा है और माहौल बनाने में लगा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो शरद पवार जानते हैं। वो समझ रहे हैं, लोग भले बोल रहे हो कि महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदल गया और कांग्रेस जीत गई, लेकिन शरद पवार को यह एहसास है कि कुछ स्थानीय मुद्दों से लोकसभा चुनाव के परिणाम में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्हें एहसास हो गया है कि स्थिति 2019 के जैसे ही होगी 2024 में। और इसीलिए शरद पवार ने अपनी राजनीति को बचाने के लिए नागालैंड की आड़ में अपनी पूरी की पूरी राजनीति ही बदल दी। और इसका असर नागालैंड में तो कम ही दिखेगा, क्योंकि वहां तो सरकार ऑलरेडी पूर्ण बहुमत में है। लेकिन इसका असर आपको महाराष्ट्र की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में जरूर दिखेगा। साथियों, देश की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए और 2024 में उन्हें चुनौती देने के लिए अलग अलग तरीके से महागठबंधन बनाए जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, उनमें ना तो कोई नीति है, ना कोई रीति है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता से प्रीत है। उनका कोई विजन मिशन नहीं है, सिर्फ एक स्वार्थ है कि किसी तरीके से सत्ता से पहले मोदी को बेदखल करो, फिर सत्ता की मलाई पर जो है वो सारे के सारे मिलकर कब्जा कर लो। लेकिन जानते हैं, एक हकीकत भी है कि इस देश ने दशकों तक अस्थिरता का दौर देखा है और ये समझा है कि अगर जब देश में सत्ता के शीर्ष में अस्थिरता होती है, स्थायित्व नहीं होता है, तो उसका देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इसीलिए कई दशकों के बाद जब देश के लोगों को नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व मिला, तो पूर्ण बहुमत देकर इस देश में स्थायित्व लाने का काम किया। और इन परिस्थितियों में जब शरद पवार या ऐसे अन्य नेता राजनीतिक चालों को चलते हैं, तो ये बात देश की जनता को भी समझ में आती है। बस उसे सही तरीके से पहुंचाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।